जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। एक तो उसकी आई थी कि जिसमें इसके स्रोतों के बारे में बताया गया था और दूसरी आई थी कि इसके जो वो थे क्या था सेकंड में क्या था जिसमें इसके वो अलग-अलग केंद्र बता रखे थे कि ये कहाँ-कहाँ पर फैली हुई है। आज इसके हम नगर निर्माण योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहली 2 वीडियो और एक ये वीडियो, ये तीनों देख के चले जाना। हड़प्पा का क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आता है कि नगर निर्माण योजना की विशेषताएं बताइए, विस्तार से इसके बारे में चर्चा कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आएगा आपका एमडीयू डीडी के क्वेश्चन पेपर में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता निश्चित रूप से एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे शहरों के अतिरिक्त अलादी अलाहदीनो अलाहदीनो कहाँ कराची के पास है, एवं हाल ही में खोजी गई कुतांशी कुतांशी ये अपने इंडिया में है, गुजरात के पास, जैसी छोटी बस्तियों से भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो शहरी अर्थव्यवस्था के सूचक थे। यानी इसकी नगर निर्माण व्यवस्था कैसी थी? ये एक शहरी अर्थव्यवस्था थी। शहरी क्या थी ये? शहरी क्या थी? शहरी अर्थव्यवस्था थी। नगर निर्माण जो था इसका इस शहरी टाइप में किया गया था। यानी एक अर्बन प्लानिंग के तहत ये बसाई गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु निवासियों के नगर विशेष योजना अनुसार था, बड़े वैज्ञानिक ढंग से बनाए जाते थे। जो सिंधु निवासियों के नगर थे ना, जो घर थे उनके गलियां थी, वो एक क्या किए जाते थे, वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए जाते थे। इस सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए इसकी नगर योजना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नगर योजना, टाउन प्लानिंग किस तरीके से करते थे ये? सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। यानी बहुत ही अच्छे ढंग से इनको बनाया गया था। विभिन्न उत्खनित नगरों के स्थापत्य एवं आधार योजना में समानता को देखकर यह लगता है कि विधिवत नक्शा बनाकर तथा उन्हें आजकल की नगर पालिका की तरह किसी संस्था द्वारा स्वीकृत कराकर ही भवन निर्माण किया जाता रहा होगा। इनके मतलब ये मानना है पुरातत्वविदों का कि ये जो अपनी नगर बनाते थे ना, नगर योजना जो थी इनकी, वो इनकी इस प्रकार होती थी कि नगर बनाने से पहले ये पूरा नक्शा तैयार करते थे। जैसे आजकल हम अपना घर बनवाते तो घर का नक्शा तैयार करते, ये पूरे प्लानिंग किसका करते थे, पूरा नगर बसाने का एक प्लान करते थे। पहले गलियां बनाते थे, फिर उसके हिसाब से घर बनाते थे। ये आगे पढ़ोगे आप। उनके योजनाबद्ध नगर निर्माण का आधार नगरों की प्रमुख सड़कें थी जो मकान निर्माण करने से पहले ही बना ली जाती थी। अभी भी मैंने आपको बताया। मैके एक वो है पुरातत्वविद है। उसके अनुसार क्या है, सिंधु सभ्यता के सभी नगरों में सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब हमारे यहाँ जो आजकल सड़कें वो आड़ी तिरछी भी हैं, ठीक है, और उनके टाइम पे क्या होता था कि सड़कें बिल्कुल स्ट्रेट होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, जिससे नगर कई भागों में बंट जाता था। प्रत्येक खंड 800 इंटू 1200 फीट का होता था तथा सड़कें नगर को आयताकार या वर्गाकार खंडों में बांटती थी। मैके के अनुसार देखो क्या कहता है मैके, मोहनजोदारो वाज डिवाइडेड फॉर इट्स प्रोटेक्शन इन टुवर्ड्स एंड केयरफुली पॉलिसीड एट एनी पोलिसाइड एट एनी रेट बाय नाइट इफ नॉट बाय डे। कि ये कहना चाहता है कि मोहनजोदड़ो को इस तरीके से डिवाइड किया गया था उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, मतलब रात में ही प्रोटेक्शन, मतलब दिन में भी नहीं, और दिन में ही उसकी प्रोटेक्शन नहीं, उसकी रात में भी उसकी क्या की जाए, प्रोटेक्शन की जाए। इस तरीके से उसको डिवाइड किया गया था। नगर की मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो की कुछ सड़क मुख्य सड़क 33 फीट की चौड़ी थी। मतलब क्या थी, उसकी सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी। और कितनी, मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी वो कितने फुट की चौड़ी थी? 33 फुट चौड़ी थी। छोटी सड़कें 9 से 18 फीट तक चौड़ी होती थी। उनकी छोटी सड़कें थी ना, वो भी 9 से लेकर 18 फीट तक चौड़ी होती थी। ये सारी सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। सड़कों पर स्थान स्थान पर कूड़ा करकट डालने के लिए मिट्टी के पत्थर रखे जाते थे, जो इस बात के परिचायक हैं कि यहाँ के लोग नगरों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। देखो अब उस टाइम पे भी क्या थे, ये डस्टबिन वगैरह रखे जाते थे और वो किस चीज़ के होते थे? मिट्टी के होते थे। ये एक फिर आ गया डॉक्टर ए डी पुसालकर के अनुसार क्या लिखता है, ये लिखता है मोहनजोदड़ो के अवशेषों को देखने वाला दर्शक उन प्राचीन नगरों की स्वच्छता एवं नगर निर्माण की अद्वितीय कला को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। यानी उस टाइम के जो वो देखते थे ना कि ये किस तरीके से बनाया गया होगा, पूरा का पूरा नगर पहले प्लान करके बनाना, ये अपने आप में एक मतलब क्या था, एक कला थी। सिंधु घाटी की नगर योजना में एक विशेषता यह थी कि नगर दो भागों में विभाजित थे।
नगर का छोटा भाग जमीन की सतह से ऊंचा करके कुछ ऊंचाई पर बना होता था। यह नगर के सार्वजनिक तथा प्रशासनिक भवन, यहाँ क्या होते थे, नगर के सार्वजनिक और प्रशासनिक भवन होते थे, तथा यह हिस्सा एक सुरक्षा दीवार एक सुरक्षा दीवार से घिरा होता था, जिसे दुर्ग क्षेत्र भी कहा जाता था। इसके बगल में नगर का बड़ा सामान्य भाग होता था जो कुछ निचाई पर बसा होता था। उसे निचले नगर की बस्ती कहते थे, तथा इसमें आम नागरिकों के मकान होते थे। ये हो गया इसका क्या था, ये थी इसकी नगर योजना। अब देखो इनके भवनों का निर्माण कैसे होता था। नगर योजना कहते कैसे होती थी इनकी, सबसे पहले सड़कें बनाई जाती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सड़कों के किनारे क्या रखे होते थे, ये डस्टबिन रखे होते थे, और डस्टबिन भी किस चीज़ के रखे होते थे, मिट्टी के रखे होते थे। ठीक है, अब देखते हैं इनका भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे होता था। सैंधव सभ्यता यानी ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की ही बात कर रहा है। सैंधव सभ्यता में भवन भी एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। ठीक है, जैसे सड़कें वो योजना करके बनाई जाती थी, ऐसे क्या किया जाता था, भवन यानी ये मकान भी कैसे बनाए जाते थे, एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। प्रत्येक मकान के मध्य में एक आंगन होता था, यानी हर एक मकान में, सोचो दोस्तों, हर एक मकान, आज तो हम जैसा चाहते वैसा बना लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, प्रत्येक मकान के मध्य में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर तीन और चारों चारों ओर या तीन और क्या होते थे, चार पांच कमरे होते थे। एक रसोई घर होता था, एक स्नानघर होता था। अधिकांश घरों में एक कुआं भी होता था, यानी मोस्टली घरों में क्या होता था, एक कुआं भी होता था घर के अंदर ही। स्नानागार प्राय गली की ओर होते थे। स्नानागार जो होते थे, जो उनके मतलब आज के टाइम में क्या कह सकते हो, बाथरूम जो होते थे गली की ओर होते थे। क्यों होते थे, ताकि पानी का निकास आसानी से हो सके। स्नानागार की ईंटें चूना या जिप्सम से जोड़ी जाती थी, ताकि पानी का रिसाव न हो। चूना जो होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, हजारों हजार साल चलता है। जो सीमेंट का है ना, जो सीमेंट की मियाद जो होती है वो कम होती है, लेकिन चूने की बहुत ज़्यादा होती है। हजारों सालों तक बोलते हैं कि चूने का बना हुआ मकान मतलब रह सकता है, कुछ नहीं होगा उसके अंदर। बड़े आकार के भवनों में 30 तक कमरे मिले हैं। यानी जो बड़े आकार के भवन थे, उन एक भवन में कितने कमरे मिले हैं, 30 कमरे मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ी इमारत मिली है, जिसकी क्या थी, इसकी डायमेंशंस क्या थी, 242 × 112 फुट थी। कुछ मकान दो मंजिला भी होते थे। कुछ भवनों से संबंध सीढ़ियों के अवशेष इस बात के प्राय परिचायक हैं। यानी वहां से हमें जब उसकी खुदाई की ना, तो वहां सीढ़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। सीढ़ियों के प्रमाण से ये अंदाजा लगाया है कि सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए ही बनाई गई होंगी, और उनके घर दो मंजिला भी होते होंगे। ठीक है, इन नगरों के मकानों की एक विशेषता यह थी कि उनके दरवाजे या खिड़कियां मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। क्या विशेषता थी उनके भवन निर्माण की, कि उनके जो दरवाजे और खिड़कियां थी ना, वो मेन सड़क की ओर यानी मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे, अपितु गलियों और सहायक सड़कों की तरफ खुलते थे। यानी जो सहायक सड़क होती है ना, मतलब आप छोटी सड़क लगा लो, उसकी साइड खुलते थे, जो मेन सड़क होती थी उसकी साइड नहीं खुलते थे। सामान्यतः दरवाजे 3-4 फुट के पाए गए हैं। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये देखो इनकी ईंटों का परिमाप क्या है, 1:2:4 के अनुपात में रहा। इनकी ईंटों का अनुपात क्या है, 1:2:4 के अनुपात में रहा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट जो मिली है वो ये मिली है, 51.43 × 26.27 × 6.35 की उनकी सबसे बड़ी ईंट मिली है। कुछ ईंटें ये इस डायमेंशंस की भी मिली हैं, 36.83 × 18.14 × 16.10 इतने सेंटीमीटर की मिली है। सामान्य तौर पर ईंटों का परिमाप सामान्य तौर पर क्या रहता था, ये तो सबसे बड़ी ईंट बता दी, और कुछ ईंट ये जो मतलब एक क्या है, एवरेज निकाल के बता दिया कितनी होती थी। लेकिन सामान्य तौर पर ईंटों का परिमाप कितना होता था, जो मतलब एवरेज टाइप में कितना होता था इनका, 27 × 13 × 6 सेंटीमीटर का रहा है। कुओं की गोलाई बनाने के लिए षटभुजाकार ईंटें प्रयोग की गई हैं। यानी षटभुजाकार, जिस ईंट की 6 भुजाएं हों, जिस आकृति की 6 भुजाएं हो, तो उसको षटभुजाकार बोला जाता है। तो ऐसी ईंटों का भी प्रयोग किया गया था, किस लिए, कुओं की गोलाई बनाने के लिए। एल तथा टी प्रकार की ईंटें भी प्रयोग की गई हैं। उस टाइम पे क्या था दोस्तों, देखो एल और
टी टाइप की भी ईंट उस टाइम पे प्रयोग की गई हैं। कितने साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बनाया होगा उनको। मैके के अनुसार कुछ दीवारों पर प्लास्टर किया जाता था, यानी वो भी दीवारों पर प्लास्टर करते थे जिसको आप प्लस्तर बोलते हो। लोथल, रंगपुर तथा कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। लोथल में, रंगपुर में और कालीबंगा में क्या किया गया है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। लोथल गुजरात में डॉकयार्ड था, पहले पढ़ाया गया है, बताया गया आपको। रंगपुर भी गुजरात में ही है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ पे क्या किया गया है, भवनों को बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब देखो, मिट्टी कूट कर कच्ची या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। या तो मिट्टी को कूट कर फर्श बनाए जाते थे, या कच्ची या पक्की ईंटों को बिछाकर उनके क्या किए जाते थे, फर्श बनाए जाते थे। मकानों की छतें समतल होती थी तथा छतों में सहतीर, नरकुल और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। छतों में किस चीज का, सहतीर। सहतीर आपने देखा होगा, एक बीच में बीम डाल देते हैं, आजकल बीम बोलते हैं, उस टाइम पे क्या होते थे, सहतीर होते थे, बहुत हैवी हैवी सहतीर होते थे। और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था। सार्वजनिक भवन, अब जो उनके सार्वजनिक पब्लिक प्लेस होते थे वो कैसे होते थे। सैंधव नगरों के उत्खनन में कुछ विशेष इमारतें भी पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो के एल क्षेत्र में एक विशाल भवन था। इसकी लंबाई 220 फीट तथा चौड़ाई 115 फीट की है। यह आमतौर पर सभाओं या उत्सवों के समय काम में लाया जाता था। इसी प्रकार 27.43 मीटर का वर्गाकार भवन जो 20 स्तंभों पर आधारित था, यानी 20 पिलर थे उनके ऊपर आधारित था। ये स्तंभ 4 पंक्तियों में विभक्त थे तथा प्रत्येक पंक्ति में 5 स्तंभ थे। मैके इसे बाजार भवन मानते हैं। मैके क्या मानते हैं कि ये बाजार वगैरह लगाने के लिए बनाए गए होंगे, जहां पर दुकानें लगाने के लिए स्थायी रूप से स्थान बनाए गए थे, स्टॉल जिसको बोलते हैं। दीक्षित क्या मानते हैं, दीक्षित एक और दूसरा पुरातत्वविद है, वो इसको उसका मानना क्या है कि इसे धार्मिक वाद विवाद का स्थान मानते हैं, कि यहाँ पे धार्मिक वाद विवाद की बातें होती होंगी, कोई सभाएं वगैरह होती होंगी। इसके अतिरिक्त अनेक विश्राम गृहों का भी पता चला है। विश्राम गृह जिसको धर्मशाला वगैरह बोलते हैं, उनका भी पता चला है, जो यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए थे। ये इनके पब्लिक प्लेस होते थे, सार्वजनिक भवन होते थे। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, नगर निर्माण की योजना क्या थी, नगर की योजना कैसी थी इनकी। दूसरा था भवनों की भवनें किस प्रकार बनाते थे। तीसरा, ये इसके सार्वजनिक भवन किस तरीके के होते थे। अब इसमें मिला है एक विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, यानी एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला। देखो किस काम में आता था ये। सिंधु सभ्यता में मिलने वाला सबसे विख्यात भवन मोहनजोदड़ो स्थित विशाल स्नानागार है। गढ़ी टीले पर स्थित यह विशाल स्नानागार 180 फीट उत्तर दक्षिण तथा 108 फीट पूर्व से पश्चिम के विस्तार में फैला है। इसके मध्य में 39 फीट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फीट गहरा तालाब है। इसमें उतरने के लिए इसके उत्तरी तथा दक्षिणी छोर पर ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। ये सीढ़ियां 9 इंच चौड़ी तथा 8 इंच ऊंची हैं। प्रत्येक सीढ़ी पर लकड़ी के पट्टे रखे गए थे। सीढ़ियों की समाप्ति पर 39 गुणा 16 इंच का चौड़ा एवं ऊंचा चबूतरा है। तालाब की दीवारें तथा फर्श पक्की ईंटों के बने हैं। फर्श द्वारा दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। जिप्सम ये चूने के टाइप का ही होता है। बाहरी दीवार पर 1 इंच मोटा बिटुमेन का प्लस्तर लगाया गया है। स्नानागार के फर्श का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बनाकर एक नाली का निर्माण भी उस ओर किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के गंदा होने पर उसे नाली के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। जलाशय के 3 ओर बरामदे तथा उनके पीछे कई कमरे तथा गैलरियां थी। इन्हीं कमरों के मध्य एक कुआं था जिसके पानी से स्नानागार भरा जाता था। यानी कुएं से क्या किया जाता था, उसके वो स्नानागार को भरा जाता था। ये उस टाइम का स्विमिंग पूल मान सकते हो आप। प्रत्येक कमरे में ईंटों की बनी सीढ़ी मिलती है, जिससे अनुमान है कि उनके ऊपर दूसरी मंजिल भी थी। विद्वानों की मान्यता है कि ऊपरी भागों में संभवतः पुजारी वर्ग रहा करता होगा। कि ऊपर के वर्गों में कौन रहते थे, ऊपर वाली मंजिलों में पुजारी वर्ग। संभवतः कमरों का प्रयोग वस्त्र आदि बदलने के लिए किया जाता होगा।
कुंड के पास ही एक हम्माम भी पाया गया है, जिसमें स्नान के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाती थी। एक हम्माम पाया गया जहाँ क्या किया जाता था, गर्म पानी की व्यवस्था की जाती थी स्नान के लिए। स्नानागार के पास 4 स्नानगृह भी मिले हैं। स्नानागार के पास और भी स्नानागार मिले हैं 4। मैके ने क्या बताया है उसके बारे में, क्या सोचा मैके ने, ये स्नानागार धार्मिक व्यक्तियों के लिए थे जो ऊपर बने कमरों में रहते थे और स्नान करने के लिए छोटे स्नानघरों का प्रयोग करते थे, जबकि बड़ा स्नानघर आम जनता के लिए था। कि वो क्या, उसका क्या मानना है कि जो 4 छोटे छोटे स्नानगृह साथ में मिले हैं, उनका मानना था कि जो धार्मिक व्यक्ति ऊपर रहते थे, ऊपर के कमरों में बने जो पुजारी रहते थे, वो नीचे आकर इन्हीं में छोटे स्नानगृहों में वो स्नान करते थे, और जो एक साथ बड़ा था पूरा, उसमें आम पब्लिक जो थी, वो आम जनता क्या करती थी, स्नान करती थी। और डॉक्टर आमसी मजूमदार क्या क्या मानना है, उनका कथन है कि द मोस्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर इज द सिटी इज द ग्रेट बाथ। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार क्या है, विशाल स्नानागार के निर्माण से उस समय की इंजीनियरिंग की प्रगति का ज्ञान होता है कि वो उस टाइम पे कितने बड़े इंजीनियर थे। ठीक है, ये आपका हो गया विशाल स्नानागार के बारे में। इसके बाद आता है अन्नागार, ग्रेनरीज। अन्नागार जिसमें हम मतलब अन्न को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं अन्नागार। देखो कैसे क्या था इनका अन्नागार, अन्न को स्टोर करने के लिए किस तरीके के गोदाम थे, देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विभिन्न नगरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि से अनेक अन्नागारों गोदामों का पता चलता है। इन अन्नागारों में अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। हड़प्पा का अन्नागार सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अन्नागार किसका है, हड़प्पा का। यह 169 फुट लंबा तथा 135 फुट चौड़ा है। हड़प्पा हड़प्पा एक जगह का नाम है और सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसीलिए इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। और इसके अंदर हड़प्पा पूरी जो सभ्यता थी उसी के अंदर ये भाग आते हैं। हड़प्पा एक स्थान का नाम है, मोहनजोदड़ो भी स्थान का नाम है, कालीबंगा भी स्थान का नाम है। इस तरीके से ये क्या है, इनके अंदर मतलब पूरी सभ्यता का ये अंदर स्थान है। तो जो हड़प्पा की जगह से पहले जो सबसे पहले स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था। उसी का स्नानागार क्या है, सबसे बड़ा है। यह 169 फुट लंबा और 135 फुट चौड़ा है। इसका निर्माण खंडों में किया गया है। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल 15.24 गुणा 6.10 मीटर है। ऐसे 12 खंड हैं जो 6 की पंक्तियों में हैं। इन पंक्तियों के बीच 7 मीटर की दूरी है। इन गोदाम का मुख्य प्रवेश द्वार रावी नदी की तरफ खुलता था। इससे स्पष्ट है कि यहाँ नदी द्वारा अनाज लाया जाता होगा। उनका मानना है कि ये जो तो इनके गोदामों का मुख्य द्वार था वो नदी की तरफ खुलता था, और ये नदियों से मतलब किसी नाव में, जहाज में, जिस तरीके से भी मतलब इनका मतलब यातायात का साधन क्या होता, क्या मान के चल रहे हैं पूरा तविद कि वो पानी से लेके आते होंगे और वहाँ ला के स्टोर कर देते होंगे। रावी नदी की तरफ खुलता था। इससे स्पष्ट है कि यहाँ नदी द्वारा अनाज लाया जाता होगा। ठीक है, यहाँ के फर्शों की दरारों में गेहूं व जौ के दाने मिलते हैं। यानी जो वहाँ मतलब खुदाई की गई, खुदाई में फर्श मिले, फर्शों की दरारों में क्या मिलता है, गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानगार के पश्चिम में 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा विशाल अन्नागार मिलता है। ठीक है, जहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है उसके पश्चिम में 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा विशाल अन्नागार, जहाँ पे ये अन्न को स्टोर करते थे, वो मिला है। संभवतः इसमें 27 खंड थे। इनके बीच वायु आने के लिए खाली जगह छोड़ी गई थी। व्हीलर ने इसकी खोज की थी। यानी इस सिस्टम की पूरे के अन्नागार की किसने खोज की थी, व्हीलर ने खोज की थी। विद्वानों का विचार है कि यह राजकीय भंडारागार था। मतलब राजकीय मतलब सरकारी भंडागार था ये, जो इसने व्हीलर ने जो इसकी खोज की है ना, उसका मानना है कि ये एक सरकारी गोदाम रहा होगा, जिसमें जनता के कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा हुआ। दोस्तों उस टाइम पैसा वगैरह तो होता नहीं था, वस्तु विनिमय की पद्धति अपनाते थे कि तेन किसी से अनाज ले लिया, अनाज के बदले कोई मतलब मिट्टी का बर्तन दे दिया, किसी ने मिट्टी का बर्तन खरीदना है, अनाज दे दिया। मतलब इस तरीके से क्या करते थे, वो अपनी जीवन यापन करते थे। उसको वस्तु विनिमय पद्धति बोली जाती थी। और वस्तु विनिमय पद्धति मतलब जब सामान का ही, वस्तु का ही आदान प्रदान होता था, तो उनको कर देना है तो वो भी वस्तु के रूप में ही देते थे, तो वो अनाज के रूप में अपना कर देते थे। तो इसीलिए इसमें लिख रखा है कि जनता से कर के रूप में वसूल किया हुआ अनाज रखा जाता था। कर टैक्स को बोलते हैं।
मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में भी इस प्रकार के अन्नागारों के अवशेष मिलते हैं। जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता यहाँ मिली, ऐसी ही मिस्र की भी सभ्यता एक मिली है, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता मिली है। उनमें भी क्या होता था, इस प्रकार के अन्नागार, इस प्रकार के गोदाम, अनाज के गोदाम वहाँ पर भी मिले हैं। अब देखते हैं दोस्तों इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, नालियों की व्यवस्था कैसी होती थी इनकी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यहाँ की ढकी हुई नालियाँ हैं। दोस्तों उस टाइम पे क्या होती थी, जैसे अब हमारे यहाँ खुले नाले ऐसे ही चलते रहते हैं, शहरों में बहुत सारे गंदे नाले भी ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन उस टाइम के लोगों में इतना मतलब अर्बनाइजेशन था कि वो क्या करते थे, अपनी नालियों को ढक कर रखते थे। के थप थपलियाल के अनुसार, ये कोई वो पुरातत्वविद है, इसके अनुसार क्या कहते हैं, नगर निर्माण कला के इतिहास में विश्व में सर्वप्रथम सैंदोल लोगों ने ढकी हुई नालियों का प्रयोग किया था। यानी नगर निर्माण की जो कला का इतिहास है ना, उसमें विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में यहाँ सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही ढकी हुई नालियों का इस्तेमाल किया है। नगर का गंदा पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी होती थी। ये 1 फुट से 2 फुट तक गहरी तथा 9 इंच से 12 इंच तक चौड़ी होती थी। प्रत्येक घर के शौचालय, स्नानघर तथा रसोई घर की छोटी नालियां घरों के गंदे पानी को गली या सड़क सड़क की नाली में गिराती थी। ये नालियां शहर के बाहर किसी बड़े नाले में जाकर गिरती थी। नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था, जिन्हें जोड़ने हेतु चूना या जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नलियों के मध्य जगह जगह गड्ढे बना दिए जाते थे, जिसमें कूड़ा जमा हो सके। जैसे नाली बनाते हैं ना, नालियों के बीच में क्या करते हैं, जगह जगह गड्ढे बना देते हैं, ताकि उसमें कोई मतलब हैवी कूड़ा आए, मतलब हैवी के कुछ आ जाए पीछे से, वो रुकावट ना बने, वो उस गड्ढे में स्टोर हो जाए, फिर उस गड्ढे को साफ किया जाए। सोचो दोस्तों कितना क्या दिमाग लगाते थे। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता। शहर में सीवर भी जाम पड़े हैं, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। उस टाइम उन गड्ढों को क्या बोला जाता था, शोक पिट बोला जाता था, जिनमें कूड़ा, हाँ, इनमें कूड़ा जमा उसके फिर इस कूड़े को बाहर निकाल कर मतलब नाली अच्छे से साफ की जा सके। नालियाँ प्राय ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। मोड़ पर नालियों को गोलाई युक्त बनाया गया था। ऊपर की मंजिल के पानी की निकासी के लिए भी नालियाँ होती थी। इसके लिए पकाई मिट्टी के बने पाइप की आकृति के परनाले लगाए जाते थे। इनके उदाहरण चहुंदड़ों में मिल रहे हैं। नालियों की व्यवस्था पर A.D. पुसालकर ने लिखा है, नालियों का विस्तार पूर्वक प्रबंध सिंधु घाटी की सभ्यता की एक अद्वितीय विशेषता है तथा उस प्राचीन युग के संसार के किसी अन्य नगर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई गई। यानी जिस प्रकार की नालियों की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में थी ना, ऐसी व्यवस्था कहीं भी किसी भी सभ्यता में नहीं मिली है आज तक। इस व्यवस्था के बारे में एलवाथम का विचार है कि अनेक सुनियोजित गलियों एवं नालियों का विद्यमान होना यह स्पष्ट करता है कि यहाँ किसी नगरीय सरकार की ऐसे स्पष्ट करता है कि वहाँ किसी नगरीय सरकार की अवश्य ही देखरेख रही होगी। यानी किसी न किसी सरकार की उन नालियों के प्रति देखरेख रही होगी, इसलिए ऐसा हो सकता है, उनका मानना ऐसा ही है। क्योंकि वहाँ की लिपि तो पढ़ी ही नहीं जा सकी, ये पता ही नहीं चलता कि हमने वो कैसे क्या, मतलब वो लिखी हुई बातों को पढ़ ले तो मान भी लें कि कैसे क्या है। अब तो विचार ही कर सकते हैं पुरातत्वविद, मतलब हिस्टोरी वाले जो ये हैं, वो खाली अपना अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा उन जगह को देख के। अब देखते हैं इनकी गलियां और सड़कें कैसी थी। सिंधु सभ्यता के निवासी सड़क निर्माण की तरफ बहुत ध्यान देते थे। नगर की मुख्य सड़कें 13 से 33 फुट तक तथा गलियों की सड़कें 9 से 18 फुट तक चौड़ी होती थी। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। इनकी रचना वैज्ञानिक ढंग से की गई थी ताकि पछुआ व प्रवाह हवाओं से वे साफ हो सके। यानी इनकी रचना इस तरीके से की गई थी ताकि जो पेरवा हवा, जिसको हम अपनी इसमें पेरवा और पछुआ नहीं बोलते, पेरवा हवा आए तब भी वो अपने आप साफ हो जाए और पछुआ हवा आए तब भी वो अपने आप साफ हो जाए। इस तरीके से वो उनकी रचना की होती थी उनकी गलियों की। यद्यपि सड़कें कच्ची थी परंतु वे मजबूत थी। कच्ची तो थी लेकिन फिर भी क्या थी, वे मजबूत थी। अब देखो ये क्या है इधर, मोहनजोदड़ो से एक सड़क पर टूटे बर्तन एवं ईंट के टुकड़े मिले हैं, जिससे लगता है कि सड़क को पक्का बनाने का प्रयास किया गया था। सड़क पर क्या मिले हैं, टूटे बर्तन और ईंटों के टुकड़े मिले हैं।
उससे ये अनुमान लगाते हैं कि सड़क को पक्का बनाने का प्रयास किया गया था। सड़कों के मोड़ पर मकानों की दीवारें मोहनजोदड़ो में गोल कर दी गई थी। ऐसा संभवतः यातायात की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। चौड़ी सड़क पर कई बैलगाड़ियां एक साथ समानांतर चल सकती थी। सड़कों पर स्थान स्थान पर कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे अथवा किनारे किनारे गड्ढे खोदे जाते थे। या तो वो डस्टबिन रख देते थे मिट्टी के, या क्या कर देते थे, किनारे किनारे पर गड्ढे खोद देते थे ताकि उसमें अपना कूड़ा डाल सकें लोग, और फिर उस उन गड्ढों को साफ किया जा सके। कहीं कहीं स्तंभगर्त भी मिलते हैं, जिससे मार्शल महोदय का मानना है कि शायद रात में रोशनी का प्रबंध होता होगा, कि उन क्या बनाए हुए हैं जो स्तंभ गर्त बनाए गए हैं, जो स्तंभ मिले हैं, उनका ये मानना था कि रात में इनमें वो क्या बोलते हैं मसाल वगैरह लगाकर उनको रात में रोशनी का प्रबंध करते थे वो। अब देखो लोथल की गोदी। लोथल की गोदी क्या है? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड को बोलते हैं गोदी। ये लोथल में था, गुजरात में। देखो क्या था ये। लोथल में 14 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एक पक्की ईंटों का ढांचा मिला है। प्रोफेसर एस आर राव के अनुसार यह गोदी थी, मतलब यह डॉकयार्ड था जो ये मिला है। 14 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा पक्की ईंटों का जो ढांचा मिला है। इस गोदी की गहराई लगभग 3.5 मीटर है। राव के अनुसार इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिसमें नौकाओं का आवागमन होता था। यह बोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, जिसके जल से गोदी को भरा जाता था। गोदी यानी डॉकयार्ड को भरा जाता था। दक्षिण की दीवार में जल निकास के लिए 1 मीटर चौड़ी नाली बनी है। दक्षिण की दीवार में जल निकासी के लिए क्या बनी है? 1 मीटर की चौड़ी नाली बनी है। ईंटों के कपाट के भी संकेत हैं। राव ने इस गोदी को रोम तथा फिनिशिया से भी विकसित बताया। ये जो डॉकयार्ड था ना, ये रोम की सभ्यता और ये फिनिशिया की जो सभ्यता थी उससे भी ज्यादा विकसित बताया है किसने? राव ने। राव भी कौन था? कोई ये था पुरातत्वविद। कुछ विद्वान इसे गोदी न मानकर कुंड मानते हैं। कुछ विद्वानों ये मानते हैं, कुछ जो पुरातत्वविद है वो ये मानते हैं कि ये गोदी नहीं थी, मतलब डॉकयार्ड नहीं था, यहाँ पे कोई जहाज वहाज नहीं आते थे। ये क्या मानते हैं कि कोई कुंड था पानी का। इस प्रकार दोस्तों हमने क्या किया? नगर नियोजन, सड़कें, नाली व्यवस्था, स्नानागार, भंडार घर, सभा भवन आदि सैंधव सभ्यता के शिल्प कौशल तथा उच्च वास्तुकला के परिचायक हैं। ये जो हमने अभी पढ़े हैं नगर नियोजन, इनकी कैसे स्नानागार होते थे, कैसे इनके अन्नागार होते थे, कैसे भवन निर्माण करते थे, कैसे इनकी सड़कों का निर्माण होता था, ये सब हमने पढ़ा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा कहीं भी लिखा दिख जाए पेपर में तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो, क्योंकि ये बेसिक है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।